बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री, उस स्टोइकियोमेट्री का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम अब इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इस बात को हमने समझना है अच्छी तरह, फिर बातें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। वो ये है कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, मैं पिछले स्लाइड में जाके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? मिलने के बाद ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जो दो रिएक्टेंट हैं, इन दो रिएक्टेंट की मिकदार किस पर डिपेंड करती हैं? इनकी मिकदार अगर कम या ज़्यादा है, उसके मुताबिक हमें वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उन रिएक्टेंट में एक लिमिटिंग होता है, एक एक्सेस होता है। लिमिटिंग का क्या मतलब है? जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, इस रिएक्शन के दौरान, जब भी हम कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं, इस रिएक्शन के दौरान जो है वो क्या होता है? इस रिएक्शन के दौरान जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन के दौरान जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो चीज़ बच जाती है उसको एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ऐसा रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, खर्च हो जाए, कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। इसको लिमिटिंग रिएजेंट भी आप कह सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं। तो रिएक्शन के दौरान जब भी रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन के दौरान हमेशा एक रिएक्टेंट मिकदार में कम होता है, दूसरा रिएक्टेंट मिकदार में ज़्यादा होता है। हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कम है मिकदार में, कौन सा रिएक्टेंट मिकदार में ज़्यादा है। हमें जब तक ये वैल्यूज़ ना बता दी जाए कि किस रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट कितने ग्राम में मौजूद है, हम ये नहीं बता सकते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की नॉलेज हासिल करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कितने ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। हमें जब ये ग्राम्स का पता चल जाता है, फिर हमने इस ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करना होगा। मोल में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट के मोल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो हमने मोल्स की वैल्यू देखनी है, हमने ग्राम्स की वैल्यू नहीं देखनी है। ग्राम्स को हमने कन्वर्ट करना होगा मोल में, फिर मोल में देखना है, मोल में फिर देख के डिसाइड करना है कि ये कितने मोल्स के, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो दो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ऐसा रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन के दौरान कुछ भी बचता नहीं है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, वो एग्जेक्टिव क्या है?
टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएक्टेंट पर ही प्रोडक्ट की मिकदार डिपेंड करती है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट मिकदार में हमने ज़्यादा डाला हुआ है, मोल्स में हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्ट के ज़्यादा बन जाने या कम बन जाने, प्रोडक्ट के ज़्यादा होने या कम होने का जो ताल्लुक है, वो ताल्लुक किसके साथ है? लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट के साथ है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा अमाउंट में हमने रिएक्शन के दौरान डाल दिया है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा रिएक्टेंट है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जब हमें ये मालूम हो जाता है कि ये रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अब हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ानी है। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट बनाना चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंटली a large amount of inexpensive reactant is supplied to ensure that whole mass of expensive reactant is completely to the desired product। इसमें यही बात होती है कि हमें सबसे पहला काम यह है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे रिएक्शन के दौरान कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये कैसे मालूम होगा? ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती है, वैल्यूज़ हमें दे दी जाती है कि किस रिएक्टेंट की वैल्यू कितने ग्राम है। इन वैल्यूज़ जो ग्राम्स में मौजूद हैं, हम उन वैल्यूज़ को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। उन वैल्यूज़ को जब हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं जो लीस्ट मोल होता है, वो जो लीस्ट मोल है वो क्या है? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिकदार में मिले, तो हमने फिर सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाएंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाने की वजह से प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना है हमने। रिएक्शन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिकदार भी हमें चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन भी हमें चाहिए, और साथ साथ हमें रिएक्शन तेज़ी से प्रोडक्ट बनाना चाह रहे, स्पीड से हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे। जब स्पीड को बढ़ाना चाह रहे, किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाना चाह रहे, क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढना होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हमें मिल जाता है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ा देनी होगी। दोनों की मिकदार नहीं बढ़ानी है, तमाम रिएक्टेंट्स की मिकदार नहीं बढ़ानी है। इस तरह हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के नॉलेज का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, हमें प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, सस्ता पड़ता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि हम ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट जल्दी मिल जाए। प्रोडक्ट के जल्दी मिलने के लिए हमने क्या करना होगा? हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ा देनी है। मिकदार के बढ़ जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। The reaction stop when limiting reactant consume completely and no further products are formed। ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन का रुक जाता है। कब रुक जाता है? जो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया तो फिर रिएक्शन रुक जाता है। रिएक्शन के रुक जाने की वजह से मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नॉलेज के कितने फ़ायदे हो गए हैं? एक फ़ायदा तो हमें ये मिलता है कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे पास जो
रिएक्टेंट्स है वो ज़ाया नहीं होते हैं। दूसरी है कि हम रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं। रिएक्शन की स्पीड के बढ़ जाने की वजह से, जब रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई तो स्पीड के बढ़ जाने की वजह से फिर फ़ायदा क्या है हमें? ये फ़ायदा है कि हमें प्रोडक्ट तेज़ी से मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्ट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है हमें 10 ग्राम प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जो मौजूद हैं, कितना अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट मैं यूज़ करूं कि मुझे 10 ग्राम प्रोडक्ट मिल सके। हम प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, हम प्रोडक्ट की मिकदार को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की नॉलेज मौजूद है। तो एक्सेस रिएजेंट क्या है? ऐसा रिएक्टेंट विच डज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली ड्यूरिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के दौरान कोई भी जो ऐसा रिएक्टेंट ज़रूर ज़रूर बच जाता है जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं होता है। हम जब भी रिएक्टेंट डाल रहे होते हैं, एक रिएक्टेंट तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, दूसरा जो रिएक्टेंट है वो तेज़ी से ख़त्म नहीं होता है। जो रिएक्टेंट तेज़ी से ख़त्म नहीं होता है, वो जो रिएक्टेंट है वो क्या है? वो जो रिएक्टेंट हमारे पास वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, जो पड़ा हुआ है रिएक्शन के दौरान, पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। जो ख़त्म हो गया है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, जो बच गया है वो एक्सेस कहलाएगा। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसको एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट भी कहते हैं। ये सारा हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का था, जो एक्सेस का था, उसके मुतल्लिक है कि हमेशा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो रिएक्शन में मिकदार में कम होता है। यहाँ मिकदार से मुराद मोल है, मोल, ग्राम्स नहीं है। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को ग्राम्स में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को मोल्स ही में डिसाइड करते हैं कि कितने मोल्स मौजूद हैं। मोल्स हमने देखना होता है, मोल्स के मुताबिक हम डिसाइड कर रहे होते हैं। जितने मोल्स हमारे पास होते हैं उसके मुताबिक हम ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ये जो मोल्स है उसके मुताबिक अगर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है, अगर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स है तो फिर हम जो है उस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट के नॉलेज का हमें क्या फ़ायदा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट के नॉलेज का फ़ायदा ये है, एक तो हमारा जो जो रिएक्टेंट है वो हम बिला वजह हमसे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जो ही हमें ये पता चल जाए कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, फिर हम उसी लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंट्रोल करने की सोच रहे होते हैं। यानी हमें अगर ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा चाहिए तो किसकी मिकदार बढ़ानी होगी? रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ानी होगी। और हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन तेज़ी से हो जाए, स्पीड बढ़ जाए। अब क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ानी होगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाने की वजह से, लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाने की वजह से हमें जो है स्पीड से रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा मिकदार नहीं चाहिए, हम प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वांटिटी को कंट्रोल करना होगा। जो एक्सेस है, जो बच जाता है वो एक्सेस होता है, वो अक्सर ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो बच जाता है। जो बच जाता है उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। अब इस बात को अगर हम मज़ीद समझना चाह रहे हैं तो हम एक केमिकल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं।
ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। यहाँ पे कितने 2 लिख दिया, 2 लिखने का क्या मतलब हुआ, 2 का मतलब यह हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 4 टाइम्स है। इस 2 का मतलब ये भी है कि अब ये ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है, तो ये ऑक्सीजन चूंकि 2 टाइम्स हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक हाइड्रोजन का जो वज़न है पीरियोडिक टेबल में वो 1 ग्राम है। अब ये देखें, ये जो 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 टाइम हो गया, तो 2 ग्राम हो गया। 2 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 ग्राम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32 हो जाएगा। अब देखें, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, रिएक्शन करता है, तो 36 ग्राम पानी बना के देता है। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने ऐसा किया, हमने 4 ग्राम के बजाय हमने क्या किया है, 6 ग्राम ले लिए हैं। 4 के बजाय हमने 6 ग्राम ले लिए हैं और यहाँ पे 32 ग्राम रख दिए हैं। जब हमने 32 ग्राम रख दिए हैं तो इस 32 ग्राम के रखने की वजह से इस 32 ग्राम हमने यहाँ पे रख दिए हैं, इसकी वजह से ये रिएक्शन तो हो जाएगा, पानी बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा और हाइड्रोजन बच जाएगा, क्योंकि एक मोल ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। हमने 2 मोल के बजाय हमने क्या किया है, 3 मोल डाल दिया है, क्योंकि 6 ग्राम है, 3 मोल डाल दिया है। एक ऑक्सीजन को 2 मोल की ज़रूरत है, जब एक ऑक्सीजन 2 मोल से मिलता है तो पानी बनाता है। अब यहाँ पे 2 मोल के बजाय 3 मोल है, तो इसका मतलब यह है कि 1 मोल यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है। ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट में है, क्योंकि ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो गया है और ऑक्सीजन देखिए लीस्ट मोल में भी है, ऑक्सीजन लीस्ट मोल में है, हाइड्रोजन एक्सेस मोल में है। ये लिमिटिंग रिएजेंट का एक्सेस और जो लिमिटिंग रिएजेंट की मुतलिक डिस्कशन हो रही थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को हम पहचानेंगे कैसे, पहचानने का तरीका क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के लिए हमने सबसे पहला काम है कि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। सबसे पहला काम यह है, हमें जो भी इक्वेशन दे दिया जाएगा हमने उस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर करने होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक चलना होगा। रिएक्टेंट के साइड पे जो मास है, प्रोडक्ट के साइड पे जो मास है, ये जो सब मास है, इन दोनों मास को हमने बराबर रखना होगा। केमिकल इक्वेशन के दौरान हमने इन दोनों को बराबर करना होगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका जो भी मास गिवन है उन तमाम मास को मोल में कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास जो भी रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स गिवन होंगे, उनका क्या करना है, उनके मास को हमने मोल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास जब तक वैल्यूज़ मोल में नहीं होंगे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से हैं और एक्सेस रिएक्टेंट कौन से हैं। तो फिर क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट का जो मास गिवन है उस मास को हमने मोल में कन्वर्ट करना है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की मदद से
बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो फिर वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। फिर क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है कहाँ से? फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट से। द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज एक्सेस रिएजेंट। तो जो बच जाएगा वो एक्सेस कहलाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट then subtract the amount used from the starting quantity of the reactant। अब क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट का पता चल जाए कि एक्सेस रिएजेंट कितना हमने कितना मौजूद है, हम जो क्वांटिटी यूज़ हो चुकी, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट का अमाउंट लेंगे। रिएक्टेंट का अमाउंट हमने ले लिया, उसके मोल्स मालूम कर लिए। मोल्स मालूम करने के बाद अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया है, अब जो वैल्यू रिएक्टेंट की बच गई है, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कितना एक्सेस अमाउंट की कितनी मिकदार बच गई है। तो हम वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल वैल्यू है, उस वैल्यू को लेते हैं और जो वैल्यू बच गई है उस वैल्यू को लेते हैं, इन दोनों को सबस्ट्रेट कर देते हैं। इसके सबस्ट्रेट करने की वजह से है हम आसानी से अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट मालूम कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है, फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो हम इस एग्जाम्पल में कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो जाए। जिसमें यह है कि नेचुरल गैस है, ये देखें नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस आम तौर पे मीथेन गैस को नेचुरल गैस कहते हैं। मीथेन गैस के साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी गैसेस होते हैं। तो ये क्या है? इसमें आम तौर पे मीथेन होता है और इसको हमने मुकम्मल तौर पे जलाना है, कंबशन करना है। कंबशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में हमने इसको जलाना है। ऑक्सीजन के मौजूदगी में हमने नेचुरल गैस को क्या करना है? जलाना है। तो इसको जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर बन जाएगा। हमेशा जब भी हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, देखिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो है ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन आमतौर पे फॉसिल फ्यूल्स, इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ये जितने भी हमारे पास मीथेन गैस है, ईथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन है और इसके अलावा जो पेट्रोल है, जो डीजल है, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ये जो फॉसिल फ्यूल है ये फॉसिल फ्यूल, अब ये जो फ्यूल है ये ऑक्सीजन के मौजूदगी में इसको जब हम जलाते हैं तो इस प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है? ये कंबशन कहलाएगा। अब इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाया, इन दोनों को जला दिया। इन दोनों को जलाने की वजह से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल। अब हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो सकती है? जब 30 ग्राम ऑफ मीथेन हमारे पास होता है और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारे पास। हमारे पास 30 ग्राम ऑफ मीथेन है और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये आपने हमें अब बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी कितनी है। ये बात हम उस वक्त तक नहीं बता सकते, ये बात हम उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये मालूम ना हो जाए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दोनों में से कौन सा है। मीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम प्रोडक्ट की मिकदार
के बारे में सही आइडिया नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। तो एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या करो, आप हमें ये बताओ कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना बच जाएगा। पहले इसका ये मतलब हुआ कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के बाद फिर हमने एक्सेस रिएजेंट को भी फाइंड करना है और ये बताना है कि कितना एक्सेस रिएजेंट जो है वो बच जाएगा, ये हमने बताने हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या है, मास ऑफ मीथेन। मास ऑफ मीथेन क्या है, 30 ग्राम। ये कौन सा मास है, इसको गिवन मास कहते हैं, क्योंकि मास हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास देखें क्वेश्चन में मौजूद है, इस वजह से इसको गिवन मास कहा जाता है। ये गिवन मास इसमें मौजूद है। मास ऑफ ऑक्सीजन, ये देखें मास ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है। मास ऑफ ऑक्सीजन देखें ये 50 ग्राम है, ये मौजूद है। अब क्या चाहिए हमें, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। हाउ मैनी ग्राम, ये देखिए ग्राम लिखा हुआ है, इसलिए इन ग्राम्स यहाँ पे लिखना है हमने। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए इन ग्राम। फिर क्या चाहिए, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट चाहिए। ये देखिए हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस, तो एक्सेस भी चाहिए इन ग्राम्स। ये चीज़ें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए, देखें हमें एक तो मीथेन गैस के मीथेन गैस दिया हुआ है, वो कितना है, मीथेन गैस 30 ग्राम है। और फिर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है, 50 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। 50 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। 30 ग्राम जो है ये हमारे पास ये रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, 30 ग्राम का मीथेन है और 50 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है। ये दो है। अब हमसे पूछा जा रहा है बताएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बनता है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसके सारी वैल्यूज, मीथेन कितना गिवन है लिख दिया 30 ग्राम, ऑक्सीजन कितना गिवन है 50 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालूम करना है और एक्सेस रिएजेंट भी मालूम करना है। जो सबसे पहला काम है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। पिछले स्लाइड में अगर मैं आपको ले जाऊं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या करना होगा, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद फिर जो वैल्यूज हमारे पास है उसको मोल में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप अगर आप एक बार फिर स्लाइड में देखना चाहते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि आपने जो रिएक्टेंट का जो मास आपको गिवन है उस मास को आप मोल में कन्वर्ट करो। तो ये देखें, ये हम मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मीथेन है, मीथेन का मास देखें कितना है, 30 ग्राम गिवन है। ये देखिए ये 30 ग्राम गिवन, ये 30 ग्राम गिवन है और इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 16 है ये इसका मोलर मास कहलाएगा। कार्बन का मास कितना है, 12 है। 4 किसका मास है, हाइड्रोजन का है, तो ये 16 आ गए। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, 1.875 मोल आ रहा है। फिर हमने मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स लेने हैं। ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं, ऑक्सीजन के मोल्स लेने के बाद हमने क्या करना होगा, हमने जो 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम किसका ग्राम है, ये जो 50 ग्राम है ये ऑक्सीजन का गिवन मास है और ये 32 किसका है, ये ऑक्सीजन का मोलर मास है। ये वैल्यू पीरियोडिक टेबल से मालूम होती है, ये वैल्यू जो है ये क्वेश्चन में गिवन होती है। इसी तरह मीथेन की ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें पीरियोडिक टेबल से मालूम होती है। किस तरह, कार्बन का मास पीरियोडिक टेबल से देखना है, हाइड्रोजन का मास पीरियोडिक टेबल से देखना है। इन दोनों का मास पीरियोडिक टेबल से देखने के बाद फिर ये डिसाइड करना होता है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1.5 आ रही है। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यू किसकी है, जो वैल्यू देखें, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू आपको लीस्ट लग रही है। देखिए ये ऑक्सीजन की वैल्यू लीस्ट है, ये वैल्यू लीस्ट नहीं है, इसलिए
ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैं पिछले स्लाइड की तरफ एक बार फिर जा रहा हूँ। ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों का रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। मीथेन कितना है 30 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 50 ग्राम। अब क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने ग्राम मिलते हैं। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके निकला है। ये इक्वेशन है, ये पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस फॉर्म में मौजूद है। दूसरा काम हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है, हमने इसको मोल में कन्वर्ट करना है। ये जो 30 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। फिर 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, इसको भी मोल में कन्वर्ट करना है। इन दोनों वैल्यूज़ को मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू लीस्ट मोल की होती है, हमने उसको लिमिटिंग रिएजेंट डिक्लेयर कर देना है। देखें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले देखें ये बैलेंस कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या किया, इन दोनों की मोल्स मालूम कर दिए। मोल्स मालूम करने का तरीका क्या है, जो गिवन वेट है और उसको डिवाइड कर दो जो आपका मोलर मास है। मोलर मास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का जो अपना मास है उससे पता चलता है, और जो गिवन मास है ये पता चलता है कहाँ से, ये आपको क्वेश्चन से पता चलता है। यहाँ तक हमने ये देखना था कि ये एक्सिस में है, मिकदार में ज़्यादा है, ये एक्सिस में नहीं है, मिकदार में कम है, इसलिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस में अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मालूम करो। इसको मालूम करने का तरीका ये है, आपने ये लिखना होगा 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 मोल। देखिए ये पॉइंट कहाँ से आया है, ये पॉइंट हमें यहाँ से आया। ये देखिए ये मीथेन है, मीथेन के सामने क्या है, ये 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके सामने क्या है, 1 मोल है। तो अब हम जो स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ उसमें अब हमने ये लिखना है कि मीथेन 1 मोल है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स बनाएगा, 1 मोल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी 1 मोल के बराबर बताएगा, मीथेन भी यहाँ पे 1 मोल के बराबर है। जब ये दोनों 1 मोल के बराबर है तो हम अब आगे ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि ये मोल भी 1 मोल के बराबर हो गया है, मीथेन भी 1 मोल के बराबर हो गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी 1 मोल के बराबर हो गया है। लेकिन हमने जो मोल कैलकुलेट किए थे जो 30 ग्राम के ज़रिए से, वो वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1.8, ये जो है ये देखिए 1.8। इस वैल्यू के साथ इस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, जवाब 1.8 आ रहा है। अब हम यही वैल्यू है, इसको अब हम ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। देखें ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन देखिए 2 मोल है, ये ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं हमारे पास मौजूद है, 1.5 है। ये देखिए 1.563 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या करना है, ये जो है ये जो 2 मोल है, ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने बना रहा है, 1 मोल बन। अगर हमें 1 मोल की ज़रूरत है फिर क्या करना होगा, इस 1 को और इस 2 को, इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करना होगा। और हमारे पास हमने जो मोल्स कैलकुलेट किए हैं, वो कितने मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे, वो मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे, ये देखें 0.5। ये कौन सा आ गया, ये 1/2 0.5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना जवाब आ रहा है, 0.7 जवाब आ रहा है। तो ये जो 0.7 है, ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये क्यों नहीं है, इसको 1.875 को हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि मीथेन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये देखें यहाँ पे देखें किसके मोल्स लीस्ट है, ऑक्सीजन के मोल लीस्ट है,
इसलिए जो वैल्यू हमारे ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करने के बाद आ रही है वो वैल्यू है 0.78। तो इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इतनी क्वांटिटी में बन रहा है, ये देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें डिसाइड करके देता है कि कोई भी अमाउंट कितनी बन रही है। तो अबव कैलकुलेशन से ये पता चला कि ऑक्सीजन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मास है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालूम करो। देखें ये मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालूम करो। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? कार्बन का मास कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको फिर 12 के साथ ऐड अप कर दो तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ये मोलर मास हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जवाब आ रहा है? 34.39 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कितने 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मिलेगी? 34.34 ग्राम हमें पानी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है यही ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट पोर्शन में नेक्स्ट क्लास के साथ एक्सप्लेन करूँगा।